हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा बाई राजीव हीर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में पतन के कारण। प्राकृतिक आपदाएं इस पतन का कारण है। मोहनजोदड़ो, चन्हुदाड़ो और लोथल में हमें इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं जहां नदियों ने कयामत का कहर बरसाया है। हमें बहुत सारे सिल्ट डिपोजिशंस इस प्रकार परतों में हमें मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, चन्हुदाड़ो से और लोथल से। आपने भूगोल में पढ़ा होगा, जब कोई नदी फ्लो करके आती है, बहती हुई आती है, तो ये नदी फ्रेश डिपोजिशन लेकर आती है जिसको हम खादर बोलते हैं। खादर जो है वो फ्रेश डिपोजिशन है जो नदी इस सीज़न में लेकर आई, और भांगर ये ओल्ड डिपोजिशन है जो नदी अगले या पिछले सीज़न में लाई थी। खादर और बांगर मिलकर एलुवियल सॉइल का निर्माण करते हैं जिसको जलोढ़ मिट्टी है। तो ये मिट्टी की परत का एक एग्जाम्पल हो गया कि नदी अपने साथ बहाकर लाती है कुछ सिल्ट। ऐसे ही कई परतों में सिल्ट डिपोजिशन हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, चन्हुदाड़ो से, लोथल से, जो इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा के जो सेटलमेंट्स हैं उन सेटलमेंट्स में रिपीटेडली इस प्रकार के सिल्ट डिपोजिशंस देखे गए हैं। ये जो मलबा सिंधु घाटी सभ्यता की इन साइट्स में पाया गया है, ये मलबा तभी आता है जब नदियां अपने साथ इस सिल्ट को लेकर आती हैं। तो हो न हो यहाँ 100% जल भराव या इनंडेशन हुआ है। इनंडेशन, जल भराव के साथ ही साथ बाढ़ को भी जिम्मेदार ठहराते हैं ये इतिहासकार। अब इन इतिहासकारों में कौन कौन से इतिहासकार हैं जो फ्लड को और इनंडेशन को जिम्मेदार ठहराते हैं? एक नाम है M.R. साहनी और दूसरा नाम है राइक्स, रॉबर्ट एल राइक्स। एक और बड़ा नाम है जॉर्ज एफ डेल्स। तो डेल्स, साहनी और राइक्स जो हैं वो ये मानते हैं कि ये बाढ़ की वजह से और इनंडेशन की वजह से हुआ, और बाढ़ भी ह्यूमन एरर की वजह से हुई है। अब ये एक और ज्योग्राफी से अगर आप देखना चाहो तो मान के चलो ये अर्थ की क्रस्ट है। इस क्रस्ट के नीचे से कोई सीस्मिक वेव्स आ रही हैं। ये सीस्मिक वेव्स जब किसी फॉल्ट लाइन के अलोंग बाहर निकलेंगी और मैसिव डिस्ट्रक्शन फैलाएंगी, या फिर ये किसी एक प्रकार के नेचुरल बैरियर को क्रिएट करेंगी। अब जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया कि अगर नदी इस रास्ते में बह रही थी और अब इस रास्ते में अवरोध के रूप में ये बैरियर क्रिएट हो गया, तो नदी अपने पुराने रास्ते की तरफ न जाके और ढलान की तरफ या किसी दूसरे रास्ते की तरफ जाएगी। ये हो जाएगा कारण चेंज का इन द कोर्स ऑफ द रिवर, नदी के रास्ते में बदलाव का। अब एक और कारण कि जो पानी वापस लौटेगा वो पानी वहीं पे भरा रहेगा। ये जल भराव का उदाहरण होता है। जब ये जल यहाँ भरा रहेगा, आगे की तरफ इसका बहाव नहीं होगा, तो ये एक झील का रूप लेगा। इट विल टेक द फॉर्म ऑफ एन लेक, अ मैसिव लेक। तो ये जल भराव और बाढ़, जल भराव और बाढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये रीजन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये सीस्मिकली एक्टिव रीजन बताया गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, इसलिए हम इस थ्योरी पर भी यकीन कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारे कारण हैं। उदाहरण के लिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। एक बहुत फेमस पॉपुलर इतिहासकार है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस के अनुसार यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई, कैटल जो है वो, और पॉपुलेशन जो यहाँ की है, जनसंख्या, वो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के साथ, उन संसाधनों के साथ पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे एनिमल्स का संख्या बढ़ी, उस प्रकार से संसाधन नहीं बढ़े। और अब वहाँ पर एक दिक्कत देखने को मिली कि जो पशु हैं वो ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग इसका जो है शिकार होते हैं। ओवर ग्रेजिंग करने से भूमि जो है वो कई बार इनफर्टाइल हो जाती है। ओवर कल्टीवेशन करने से पुरुष जो है मिट्टी की उर्वरकता या फिर उपज को जो है कम करता है। अगर हम ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करेंगे, ये ज्योग्राफी में आप एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि पशु जो हैं अगर भूमि की ऊपरी परत से घास खींचेंगे, उखाड़ेंगे, तो वो घास जब जमीन छोड़ेगी तो वो जमीन अब पहले की तरह उपजाऊ नहीं रहेगी। मतलब उसकी उर्वरकता में कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है। पॉपुलेशन बढ़ी, संसाधन उस हिसाब से नहीं पड़े, तो एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ इकोलॉजी पे, और इस प्रेशर के चलते जो है
दिक्कतें आईं और लोग उन सेटलमेंट्स को छोड़कर आगे पलायन कर गए। पेड़ कम थे, भोजन की कमी देखने को मिली, फ्यूल सप्लाई में भी कमी देखने को मिली। तो एक प्रकार से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, आर्थिक रूप से एक असमानता क्रिएट हो गई। ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ कि इकोलॉजी में इम्बैलेंस आने से जो वहाँ की वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो उन लोगों को सस्टेन नहीं करवा पाया और ये लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए पलायन करके अब किसी दूसरे स्थान पर रहेंगे। हमने देखा कि कई सारी नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। दे चेंज्ड देयर कोर्स ऑफ द रिवर। नदियों के रास्ता बदलने से भी पुराने रास्ते में रहने वाले जो लोग हैं अब वो वहाँ से अपने सेटलमेंट्स खोल लेंगे। अब नदी जो नया रास्ता पकड़ेगी उस नए रास्ते के अलोंग उसकी बैंक्स, उसके किनारों पर आकर दोबारा से बसने लगेंगे। तो इस प्रकार से सेटलमेंट जो है वो वहाँ से हट जाएगा और लोग पलायन करके नदी के दूसरे रास्ते की तरफ चले जाएंगे जहाँ नदी अब जो है जाकर पहुंची है। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग अवे ऑफ द रिवर या द चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। ऐसी बड़ी पॉपुलर जो नदी है वो नदी हमें इंडस के रूप में देखने को मिलती है। सिंधु वो नदी है जो बड़ी ही एक पॉपुलर नदी है और इस नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। सिंधु नदी के रास्ता बदलने का जो कारण है वो कारण इतिहासकार लैम्ब्रिक के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। तो लैम्ब्रिक साहब बोलते हैं कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, इसलिए जो पुराने सेटलमेंट्स सिंधु के अलोंग थे अब वो वहाँ से हट गए। अब नदी जिस तरफ बहेगी उस तरफ जाएंगे। एक हमारे पास प्रमाण है कि सिंधु नदी जो है वो उसका जो बेड है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और ये नदी अपने पुराने रास्ते की बजाय उसकी तुलना में 30 किलोमीटर दूर जाके बहनी शुरू हो गई। मोहनजोदड़ो से हमें ये प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये साफ साफ प्रमाणित हो जाता है लैम्ब्रिक के अनुसार कि नदी ने अपना रास्ता बदला, सिंधु ने अपना रास्ता बदला। तो पुराने जो रेसिडेंट्स जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर जल की कमी देखी जाएगी और जल की जहाँ कमी होगी वहाँ लोग निवास नहीं करेंगे। वो उन रास्तों की तरफ जाएंगे जहाँ जल ज़्यादा है, जहाँ नदी ने अब रुख कर लिया है। पुरानी जगहों पे मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक कंस्ट्रक्शन जो है ये उस सिल्ट से बनेगा जो सिल्ट वहाँ पे डिपॉजिट हो गई है। हम इस सिल्ट को फ्लड सिल्ट मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये बाढ़ की वजह से सिल्ट आया है। इतिहासकारों में यहाँ पर दो मत है, दो राय है। कुछ मानते हैं कि बाढ़ की वजह से आया, कुछ मानते हैं कि नदी ने अपना रास्ता बदल दिया इस वजह से आया। ये अलग अलग कारण कंबाइंडली हमें देखने हैं, यानी इंडिविजुअली कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो कारण पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को डिफाइन कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। एक नदी घग्गर हाकरा रिवर के नाम से जानी जाती है। ये नदी सरस्वती के नाम से एक माइथोलॉजिकल रिवर की संज्ञा में आती है। ये जो नदी है घग्गर हाकरा रिवर ये अपना कोर्स बदलती है। ज्योग्राफी भूगोल में अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो जब हमने अरावली का अपलिफ्टमेंट पढ़ा या जब आप सभी विद्यार्थी अरावलीज के अपलिफ्टमेंट को देखोगे, ये वही रीजन है जब सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती थी। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ अरावलीज ये एक कारण रहेगा नदी के रास्ते बदलने का। यानी पहले जो नदी सरस्वती के नाम से जानी जाती थी वो नदी बाद में डिसअपियर हो गई और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरी जो यमुना के नाम से जानी जाती थी, अब उस यमुना ने भी अपना कोर्स बदल दिया। अब वो गंगा की तरफ, पूर्वी भारत की तरफ बहने लगी और गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी बन गई। घग्गर हाकरा नदी सूख जाती है। इसका सूख जाना यानी घग्गर हाकरा रिवर का सूख जाना, ड्राइंग अप ऑफ घग्गर हाकरा रिवर, ये एक अन्य कारण माना गया है कि चूंकि ये घग्गर हाकरा नदी सूख गई, इसके सूखने से लोग वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए और लोग उस जगह से चले गए। अब पुराने जो सेटलमेंट्स थे वो वहाँ नहीं रहे और सिंधु घाटी सभ्यता का हो गया पतन। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुछ इतिहासकार बड़े पैमाने पे ये मानते हैं कि जो व्यापार चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ, ग्रीस के साथ यानी मिस्र के साथ, ईरान के साथ, सीरिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और उत्तरी और पश्चिमी भारत में अलग अलग क्षेत्रों के साथ, वो जो ट्रेड है, वो जो व्यापार है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, वो व्यापार, वो ट्रेड अब हो गया ख़त्म। तो
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के ख़त्म होने से ये टाउन्स, ये नगर, ये सिटीज़ भी धीमे धीमे डिटीरियोरेट होनी शुरू हो गई और लोगों ने अबेंडन कर दिया इन शहरों को, इन टाउन्स को, जो नगर पहले सिंधु घाटी सभ्यता की भव्यता का प्रमाण देते थे। अब वो नगर धीमे धीमे खाली होने शुरू हो गए, क्योंकि व्यापार नहीं है और एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होगा, तो वो पुरानी वाली प्रॉस्पेरिटी अब इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिसिंग थी। आगे बढ़ते, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्लाइमेट में चेंज हुआ है और ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है। इनमें एक बहुत पॉपुलर हिस्टोरियन है, इतिहासकार डीपी अग्रवाल, और एक है सूद साहब। तो डीपी अग्रवाल और सूद साहब बोलते हैं कि घग्गर हाकरा नदी जो है वो सूख गई और उसके सूखने से, यानी पानी और नमी की कमी होने से, जमीन वो है वो अच्छी पैदावार करेगी नहीं और व्यापार भी ठप हो जाएगा। लोग पानी की किल्लत और कमी महसूस करेंगे और उन स्थानों को, हैबिटेशंस को छोड़कर चले जाएंगे, यानी कृषि में प्रभाव पड़ेगा, पीने के पानी में दिक्कतें आएंगी, और अगर उत्पादन नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी किन चीज़ों से होगा, वहाँ भी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अब ये जो दूसरा कारण हमने पढ़ा कि व्यापार जो है वो ठप हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो इतिहासकार शिरीन रत्नागर के अनुसार आगे फॉरवर्ड किया जाता है कि ये जो कारण है, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है, व्यापार, उसमें जो पतन हुआ, उस पतन की वजह से अब मेसोपोटामिया के साथ और बाकी अलग अलग देशों के साथ व्यापार नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में, अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको और इससे जुड़ी हुई चाहिए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम आप जानते ही हो, यूपीएससी मंत्रा बाय राजीव अहीर। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस प्रकार इन चीज़ों को और आप तक बेहतर तरीक़ों से पहुंचाया जा सकता है, वो भी कमेंट सेक्शन में सजेशंस के रूप में ज़रूर दीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग दी वीडियोज़ एंड कंटिन्यू लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।